गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के तीसरे और चौथे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय है शब्द विचार। तो शब्द, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि आपकी पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं, मैं प्लस ए प्लस कै प्लस आ प्लस न प्लस ए अर्थात मकान। उसी तरह पै प्लस आ प्लस ठे प्लस ए प्लस शै प्लस आ प्लस ले प्लस आ अर्थात पाठशाला। तो शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है, जैसे मकान और पाठशाला। तो इन दोनों शब्दों का निर्माण कई वर्णों के मेल से हुआ है। तो शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। नेक्स्ट, शब्द भंडार किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समुदाय को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों के भेद। शब्दों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द हम उन्हें कहते हैं, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल अथवा कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नेक्स्ट, अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल अथवा कारक के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनके भी चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है, जैसे विद्यालय, पुस्तक, खिलौना, बंदर। तो इन सभी शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है। और निरर्थक शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। इन्हें सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे कमरा, वमरा, खाना, वाना, मोटर, शोटर इत्यादि। तो इन शब्दों में वमरा, वाना, शोटर, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। तो इस पाठ में आपने सीखा, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, शब्द का वर्गीकरण प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर होता है। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट, शब्दों के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार हैं? तो शब्दों के वर्गीकरण के दो आधार हैं, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट, अविकारी शब्दों के किन्हीं दो भेदों के नाम बताइए। तो अविकारी शब्दों के दो भेद हैं, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो सबसे पहले हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। नेक्स्ट, शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। थर्ड, अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। फोर्थ, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शब्द भंडार में होते हैं शब्द, निम्नलिखित में सार्थक शब्द है मछली, निम्नलिखित में सार्थक शब्द नहीं है वाना। नेक्स्ट, रचनात्मक गतिविधियाँ। तो सार्थक अथवा निरर्थक शब्दों के चार चार उदाहरण बताइए। तो इसमें सार्थक शब्द हैं कमरा, खाना, मोटर, सोना, और निरर्थक शब्द हैं वमरा, वाना, शोटर और वोना। आप इनके अतिरिक्त कुछ अन्य शब्द भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट, सार्थक व निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो इनमें से आपको सार्थक और निरर्थक शब्दों को अलग अलग छांटना है। सबसे पहले सार्थक शब्द हैं शाम, रोटी, कपड़ा और लोटा। निरर्थक शब्द हैं वाम, ओटी, वपड़ा और बोटा। नेक्स्ट है सार्थक व निरर्थक शब्दों में क्या अंतर है समझाइए। तो सार्थक शब्द जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अब 4th चैप्टर वाक्य विचार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी शब्द कहीं भी लिखेंगे और वो वाक्य बन जाएगा। जब तक उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होगा तब तक वह वाक्य नहीं कहलाएगा। तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे किसी भाव या विचार को स्पष्ट किया जा सके वाक्य कहलाता है। तो आपकी पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं। रजत गेंद से खेलता है, श्यामा नाच रही है, बिल्ली दूध पी रही है। तो इन वाक्यों से स्पष्ट है कि सभी वाक्य कुछ शब्दों से मिलकर बने हैं। सभी वाक्यों के अंत में क्रिया है, सभी वाक्यों का अर्थ निकल रहा है और सभी वाक्यों में शब्दों का क्रम व्यवस्थित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो वाक्य कहलाता है। जैसे रजत गेंद से खेलता है, श्यामा नाच रही है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले उद्देश्य। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन भोजन करता है, नेहा पत्र लिख रही है। तो इन वाक्यों में मोहन और नेहा उद्देश्य हैं क्योंकि इनके बारे में बताया जा रहा है। जैसे मोहन क्या करता है, भोजन करता है। नेहा क्या कर रही है, पत्र लिख रही है। विधेय, वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए विधेय कहलाता है। जैसे किरण पानी पी रही है, तो इसमें उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है कि वह क्या कर रही है, पानी पी रही है। कुत्ता भौंक रहा है, तो इन वाक्यों में पानी पी रही है और भौंक रहा है विधेय है। नेक्स्ट, कारक। तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के बीच संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। यह जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। ने, को, से के द्वारा, के लिए, से अलग होने के अर्थ में, का, की, के, में, पर, हे, अरे आदि कारक चिन्ह हैं। इनके उचित प्रयोग से ही वाक्य पूर्ण होते हैं। जैसे उदाहरण दिए गए हैं, सफ़ेद है गाय होती, पर चाकू है मेज, प्याले में चाय है, रात में तारे चमकते हैं। तो इन वाक्यों में पहला और दूसरा शब्द समूहों में अपने सही क्रम में प्रयोग नहीं हुए हैं, इसलिए इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अतः इन शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते। 3rd और 4th शब्द समूहों में शब्द अपने सही क्रम में प्रयोग किए गए हैं जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो इन शब्द समूहों को हम वाक्य कह सकते हैं। तो इस पाठ में आपने सीखा कि सार्थक शब्दों के उचित क्रम में लगाने से वाक्य बनते हैं, अर्थात शब्दों के सार्थक जिन शब्दों का सार्थक अर्थ होता है उन्हें वाक्य कहते हैं। यह शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उन्हें वाक्य कहते हैं। तो वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलना चाहिए। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में कारकों का यथास्थान पर प्रयोग होना चाहिए। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं?
तो सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट, एक वाक्य लिखकर उसके उद्देश्य और विधेय को रेखांकित कीजिए। तो इसमें किरण पानी पी रही है, तो इसमें किरण उद्देश्य है और पानी पी रही है विधेय है। नेक्स्ट, वाक्य के कितने अंग होते हैं? नाम लिखिए। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, विधेय कहलाता है। थर्ड एक्सरसाइज, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सबसे पहले वाक्य सार्थक शब्दों द्वारा बनते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सार्थक। नेक्स्ट, वाक्य में उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट, कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। वाक्य के अंत में क्रिया होती है। वाक्य के अंत में क्रिया होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, उद्देश्य को उसके सही विधेय से मिलाइए। तो रमेश बहुत तेज दौड़ता है। नेक्स्ट, रेहाना पूड़ी तल रही है। कोयल मीठा गाती है। बादल गरज रहे हैं। कार में 4 पहिए होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य तथा विधेय अलग कीजिए। तो इसमें सबसे पहले गोपाल पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें गोपाल उद्देश्य है और पतंग उड़ा रहा है विधेय है। नंदू पढ़ रहा है, नंदू उद्देश्य है, पढ़ रहा है विधेय। एकता तैर रही थी, एकता उद्देश्य, तैर रही थी विधेय। कविता गाना गा रही है, कविता उद्देश्य, गाना गा रही है विधेय। नेक्स्ट, रचनात्मक गतिविधियाँ। निम्नांकित चित्रों के लिए एक एक वाक्य लिखिए। तो इसमें पहला वाक्य, राम पतंग उड़ा रहा है। चिड़िया पेड़ के नीचे है। मछली पानी में तैर रही है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं या दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, में और पर परसर्गों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। तो इसमें रात में तारे चमकते हैं। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। तो इसमें में और पर, इन दोनों परसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया, ये दोनों पाठ समझ में आ गए होंगे। इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे और इन दोनों पाठों के प्रश्न उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप याद करेंगे और उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।